रात का समय था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और कभी-कभी बिजली की चमक के साथ दूर से आती गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। एक सुनसान गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था काले महल। लोग कहते थे कि इस हवेली में कई सालों पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद वे सब अचानक गायब हो गए। तब से इस हवेली को कोई नहीं छूटा और न ही कोई इसके आसपास जाने की हिम्मत करता था। गांव के लोग हवेली के बारे में कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां से डरावनी आवाजें आती हैं। कई लोगों ने रात में हवेली के खिड़कियों में किसी स्त्री की परछाई देखी थी। कहते थे कि वह परछाई हवेली की मालकिन की थी, जिसने वहां आत्महत्या कर ली थी। उस स्त्री का नाम रंजना था और वह इस हवेली में अपने पति और छोटे बेटे के साथ रहती थी। लेकिन एक रात उसका बेटा गायब हो गया। उसके बाद रंजना ने भी खुद को हवेली की छत से कूदकर खत्म कर लिया। कहानी यहां से शुरू होती है जब गांव में एक नया आदमी राहुल आया। राहुल एक लेखक था और उसे भूत प्रेतों पर शोध करने का जुनून था। गांव में आते ही उसने काले महल के बारे में सुना और उसे वहां जाने का विचार आया। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसे यह सब बस अंधविश्वास लगता था। वह इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई जानना चाहता था। राहुल ने एक दिन तय किया कि वह रात के समय हवेली जाएगा और वहां रात बिताएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और नोटबुक रखी और अकेला ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसके कदम धीमे हो गए। हवेली बहुत ही भयानक लग रही थी। टूटी फूटी खिड़कियां, दरवाजे से टकराती हवाएं और आसपास की घनी झाड़ियां माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन राहुल ने अपने डर को काबू में किया और अंदर घुसने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा अपने आप ही धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर आने का न्योता दिया हो। अंदर का माहौल और भी भयानक था। हवेली में सब कुछ टूट फूट चुका था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगा। हवेली के अंदर हर कोने से उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। वह धीरे धीरे एक कमरे में पहुंचा, जो कभी इस हवेली का मुख्य हॉल रहा होगा। वहां एक पुरानी तस्वीर लटकी थी, जिसमें एक औरत और एक बच्चे की तस्वीर थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह वही औरत थी जिसके बारे में गांव वाले कह रहे थे, रंजना। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वह कुछ कहना चाह रही हो। राहुल ने उस कमरे में बैठने का फैसला किया और नोटबुक में हवेली के बारे में अपने अनुभव लिखने लगा। लेकिन तभी उसे लगा कि कमरे में कुछ हलचल हो रही है। उसने टॉर्च से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसके मन का वहम था या सच में कुछ अजीब हो रहा था। राहुल ने फिर से लिखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने कानों में किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह तेजी से उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी अब कमजोर हो रही थी। उसने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च अचानक बुझ गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। राहुल ने अपने कैमरे को चालू किया और उसकी फ्लैशलाइट से रास्ता देखने लगा। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवेली के गलियारे अब उसे एक भूल भुलैया जैसे लग रहे थे। हर दरवाजा उसे एक नए कमरे में ले जाता, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसे एक दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। यह आवाज बहुत ही दर्दनाक थी, मानो कोई बहुत दुख में हो। राहुल ने दरवाजा खोला तो वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। वह औरत रंजना थी। राहुल को समझ में आ गया कि वह अब उस आत्मा के चंगुल में फंस चुका है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जाम हो गए थे। रंजना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। राहुल के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा सकेगा। रंजना उसके पास आकर रुकी और उसकी आंखों में घूरने लगी। उसने एक धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुम भी उन्हीं की तरह यहां फंसने आए हो, है ना? अब कोई तुम्हें यहां से नहीं बचा सकता। राहुल के पैर अब पूरी तरह जाम हो चुके थे। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी गुम हो गई थी। रंजना ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसे छूते ही राहुल के पूरे शरीर में एक झटके जैसा महसूस हुआ।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर राहुल की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और पीड़ा के भाव जमे हुए थे। लोग कहते हैं कि राहुल की मौत भी उसी तरह हुई थी जैसे उस परिवार के सदस्यों की। तब से गांव में कोई भी काले महल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग अब और भी यकीन करने लगे थे कि वहां एक आत्मा बसती है जो हर उस इंसान को अपने चंगुल में ले लेती है जो उसकी शांति भंग करने की कोशिश करता है। राहुल की कहानी भी उसी हवेली की एक और रहस्यमयी दास्तान बनकर रह आइए गई, चलते हैं जिसे हमारी लोग दूसरी पीढ़ी दर कहानी पीढ़ी की ओर। सुनाते रहेंगे। भूतिया गांव की हवेली, एक घना जंगल जिसके बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। उस हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। गांव के लोग उस हवेली से कोसों दूर रहते थे। यह हवेली अब भूतिया गांव की हवेली के नाम से मशहूर थी, जहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता था। कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जिसे देख पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ये कहानी अजय, नीता, राजीव और पूजा की है। ये चारों बचपन के दोस्त थे और हर गर्मी की छुट्टियों में अजय के गांव जाया करते थे। इस बार जब वे गांव पहुंचे तो गांव का माहौल कुछ बदला बदला सा था। गांव के लोग डर और खौफ में जी रहे थे। अजय के दादा, जो हमेशा हंसमुख रहते थे, इस बार चिंतित और गंभीर थे। अजय ने अपने दादा से पूछा, दादा, गांव में सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? दादा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस बार गांव में कुछ अजीब हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से लोग गायब हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यह सब उस पुरानी हवेली की वजह से हो रहा है। वो हवेली? अजय ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, वही हवेली। कई सालों से वहां कोई नहीं गया, लेकिन जो भी अब उस तरफ गया वो वापस नहीं आया। गांव के कुछ लोग गए थे पता करने, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। लोग कहते हैं कि वहां कुछ आत्माएं हैं जो किसी को जाने नहीं देती। दादा ने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर अजय के दोस्तों में एक अलग ही किस्म की उत्सुकता जाग उठी। अजय ने अपने दोस्तों को दादा की बात बताई। राजीव, जो सबसे निडर था, बोला, क्या तुम सब वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? तुम पागल हो क्या? नीता ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें वहां जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अजय और पूजा भी राजीव की बात से सहमत थे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा था और असल में वहां कुछ नहीं था। दोस्तों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और फैसला किया कि वे रात को हवेली में जाएंगे और खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के अंधेरे में चारों दोस्तों ने टॉर्च और एक दो बेसिक उपकरण लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। चारों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वे इसे उत्साह के साथ दबाए हुए थे। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, उनके कदम धीमे होते गए। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और वहां हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली के बड़े टूटे फूटे दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने उन पर नजरें जमा रखी हों। हवेली के दरवाजे को धक्का देते ही वह चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। दरवाजों पर जाले, फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे। अजय ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। वे सब धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसे और हर तरफ नजर दौड़ाने लगे। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले नीता को किसी ने पीछे से धक्का दिया, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये ये क्या था? नीता ने घबराते हुए कहा। शायद तुम्हारा वहम होगा, राजीव ने उसे शांत करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। तभी अचानक हवेली के कोने में लगे पुराने शीशे में एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसमें एक काली आकृति बन गई। पूजा ने घबराकर कहा, वो वो क्या है? अजय ने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन अब हवेली के अंदर एक ठंडी हवा चलने लगी थी और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। नीता ने डर के मारे चीख पड़ी, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अजय ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी हवेली के अंदर एक जोरदार ठहाका गूंजा। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुराना भूत या आत्मा उनसे खेल रहा हो। राजीव ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? हमें यहां से भागना होगा। तभी अचानक हवेली की सीढ़ियों पर
किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सबने ऊपर की ओर देखा और वहां खड़ी थी एक बूढ़ी औरत की परछाई, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसके होंठ काले पड़ चुके थे और आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं। उसकी उपस्थिति ही इतनी डरावनी थी कि पूजा बेहोश हो गई। अजय ने पूजा को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने अपनी लंबी उंगलियां हवा में उठाई और सभी दोस्तों के चारों ओर घेर लिया। अब वे खुद को एक अजीब सी शक्ति से घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। हवा में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बात कर रही हों। तुम यहां से नहीं जा सकते, यह हवेली अब तुम्हारी कब्र बनेगी, वह आवाज गूंज रही थी। अजय, नीता और राजीव ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उनके शरीर सुन्न पड़ने लगे। वे खुद को एक अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर अजीब अजीब चेहरे उभरने लगे, जो उन्हें डरा रहे थे। नीता की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं। लेकिन हवेली की आत्माएं उनकी कोई दलील सुनने को तैयार नहीं थी। अचानक हवेली का फर्श टूटने लगा और चारों नीचे गिरने लगे। अब वे एक अंधेरी गुफा में थे, जहां चारों ओर इंसानों के कंकाल बिखरे हुए थे। वहां एक पत्थर पर लिखा था, जो भी इस हवेली में आया वह जिंदा नहीं बचा। अब चारों को अपनी मौत सामने दिखने लगी थी। हवेली की आत्माएं उन पर हंस रही थीं और धीरे धीरे उनकी सांसें कमजोर होने लगीं। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम सब इस गांव के अभिशाप का हिस्सा बन चुके हो। उनके चारों ओर का माहौल और डरावना हो गया और अंततः चारों दोस्त उसी गुफा में लाशों के ढेर में बदल गए। उस दिन के बाद गांव में फिर से कोई हवेली के पास नहीं गया। लोगों ने सुना कि चार नौजवान उस रात हवेली में गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। हवेली की कहानी अब और भी डरावनी हो चुकी थी और लोग उस रास्ते से भी गुजरने से डरते थे। कहते हैं कि अगर कोई रात को हवेली के पास से गुजरे तो उसे अजय, नीता, पूजा और राजीव की चीखें सुनाई देती हैं, जो मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। इस तरह भूतिया गांव की हवेली की दहशत कभी खत्म नहीं हुई और वह अब तक कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी है।